गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताएंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो भी खामियां हैं वह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पूरी हो गई है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, इसके प्रणेता थे बेथे एंड वान वलेक। बेथे एंड वान वलेक जिन्होंने 1932 में ये रिपोर्ट किए थे। यानी बेथे एंड वान वलेक ने 1930 से 32 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आयनिक होते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि यह कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं वह आयनिक होते हैं और इसमें डाइपोल उत्पन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इसके कलर के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा हमें ज्ञात हुआ। जैसे यह आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसमें हम जानते थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत पता चला कि जो मेटल्स लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाहिर है मेटल पर प्लस और लिगेंड पर माइनस हो जाएगा, और लिगेंड्स जब मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो लिगेंड पर प्लस और मेटल पर माइनस चार्ज हो जाएंगे। यह सेंट्रल एटम्स होंगे, सेंट्रल एटम्स, उस पर निगेटिव चार्ज होगा और इस प्रकार से हमारा एक डाइपोल उत्पन्न होगा, द्विध्रुव उत्पन्न होगा और यह हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है आयनिक हो जाएंगे। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए विपरीत आवेश वाले अणु या आयन को हम लिगेंड्स बोलेंगे और ये कंपाउंड्स आयनिक हो जाते हैं। जैसे आप देखिए H2O, तो H2O में यहाँ डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस या डेल्टा प्लस है। NH3 में यह नाइट्रोजन डेल्टा माइनस है और हाइड्रोजन क्या है, डेल्टा प्लस है। तो जब लिगेंड्स H2O या NH3 जब सेंट्रल मेटल एटम से जब बंधेंगे तो वो आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे और प्योर उसमें डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होगा और वह द्विध्रुव उत्पन्न होगा। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत यह डी ऑर्बिटल के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके बारे में बताया गया और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर के बारे में बताया गया। तो अब हम एक एक करके आपको डील करते हैं। अब इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो डी ऑर्बिटल के बारे में बताया गया, तो डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होंगे। यह होगा dxy, dxz, dyz, dx² y², यह हो जाएगा हमारा dz²। तो dxy, dxz, dyz, dx² y² और dz² जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी समान रहती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु पर जब अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x² y² एक्सिस पर जब लिगेंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिपल्सन की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा होगा और रिपल्सन की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम dxy का अगर हम देखते हैं तो हमारा डी ऑर्बिटल के जो शेप होंगे वह डबल डब्ल्यू के समान होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह x एक्सिस है या y एक्सिस है और z एक्सिस है।
तो यहाँ भी जेड डैश हो जाएगा, यह एक्स डैश हो जाएगा और यह वाई डैश हो जाएगा। तो एक्स वाई के बीच में यह लूप्स बनेंगे, एक्स वाई के बीच में यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में डी एक्स जेड है, तो 3 एक्सिस हम बनाएंगे, यहाँ होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यह जेड डैश हो जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश। अब देखिए यहाँ पर एक्स जेड, तो एक्स जेड है, अब यहाँ पर यह लूप्स बन जाएंगे, डबल डम्बेल डी ऑर्बिटल के बन जाएंगे। और यहाँ पर डी वाई जेड, तो इसमें भी इसी तरह से 3 एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई जेड। तो यह जेड एक्सिस हो जाएगा, यह एक्स एक्सिस और यह वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। अब वाई जेड, यहाँ पर है वाई जेड, तो वाई जेड के बीच में यह लूप्स बनेंगे। ये लूप्स जो हैं वाई जेड के बीच में बनेंगे। लेकिन जब हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो यह एक्सिस पर जैसे एक्स डैश, वाई डैश, यहाँ जेड और जेड डैश, तो यहाँ एक्स एक्सिस पर डबल डम्बेल बनेगा और यहाँ पर वाई एक्सिस पर डबल डम्बेल बनेगा। और डीजेड स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर हमारा जेड, जैसे यह एक्स हो गया, यह हो जाएगा वाई और यह हो जाएगा जेड। तो यह जेड डैश, एक्स डैश और वाई डैश, और इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से घेर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, वह चूंकि एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर से लिगेंड्स जब केंद्रीय धातु परमाणु पर जाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे, तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, एनर्जी वहाँ ज़्यादा हो जाएगी और रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो हमारा डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के जो हैं रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा इस ऑर्बिटल का। तो इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की जब हम डिफिनीशन देने लगेंगे, तो कैसे देंगे कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स आपस में जब बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगने के कारण डी ऑर्बिटल का विभाजन हो जाता है, जिसे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब हम जानेंगे इसमें डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के बाद में कि ये जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो स्प्लिट करते हैं, उसमें D6 और D4। तो हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर 6 होगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 होने से यह 6 होगा और यह होगा ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, तो यह होगा टेट्राहेड्रल। तो मैक्सिमम करके हमारा यह ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑक्टाहेड्रल से पूछे जाते हैं, लेकिन हम टेट्राहेड्रल पर भी विचार करेंगे और देखेंगे। इसमें एक बात जानिएगा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होगा, तो वह ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, और जब 4 होगा तो वह टेट्राहेड्रल होगा। अब D6 और D4 जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले जानेंगे कि DXY, DXZ और DYZ को हम T2G बोलते हैं, और यहाँ पर DX स्क्वायर वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर को हम EG बोलते हैं, और टोटल जो एक्सिस है इसको हम G से डिनोट करते हैं। एक बार और सुनिए, DXY, DXZ और DYZ को हम T2G से सूचित करते हैं, और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर को EG से सूचित करते हैं,
और टोटल जो हमारा यह एक्सिस है डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसको जी से सूचित करते हैं। आइए अब हम आपको यह ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में व स्प्लिटिंग के बारे में हम आपको बताएं। इसमें अब हम इस बात को जानेंगे कि लिगेंड्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और एक वीक लिगेंड्स। देखिए ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है, जैसे कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया, एथिलीन डाईएमीन हो गया और अमोनिया हो गया, यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं। और जो ये वीक लिगेंड्स जो होगा, जैसे H2O, तो वहाँ तो बॉर्डर लाइन हो गया, तो H2O, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हमारा वीक लिगेंड्स होगा। तो जब डी ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जब भाग लेने लगेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत, तो इसका स्प्लिटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा वह अधिक होगा और वीक लिगेंड्स में स्प्लिटिंग कम होगा। और एक बात और जानेंगे कि जब वीक लिगेंड होगा तो यहाँ पर हुंड्स रूल लागू होगा। हुंड्स रूल का मतलब कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नीचे से एक एक करके भरेंगे, उसके बाद ऊपर से भरेंगे, जो फिगर के द्वारा हम आपको बताएंगे। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो पहले नीचे के ही ऑर्बिटल भर जाएंगे, तब जाके ऊपर के ऑर्बिटल भरेंगे। इस पर हम थोड़ा एक उदाहरण के द्वारा इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम आपको बता दें। जैसे एक कंपाउंड है CO F6 फॉर वीक लिगेंड, या कमज़ोर लिगेंड्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ लिगेंड 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो जाहिर है यह ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो इसका पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे कोबाल्ट का x + 6 × -1 बराबर -3, x - 3 बराबर -3, x - 6 बराबर -3 और यह -3 + 6 बराबर +3। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +3 आ गया। इसका जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे तो लिखेंगे हेक्सा फ्लोरिडो, और यह निगेटिव आयन है तो कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखकर 3rd और आयन लिख देंगे। तो इसका नाम होगा हेक्सा फ्लोरिडो। पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखते हैं हेक्सा, तब लिगेंड्स जो है, जो भी निगेटिव लिगेंड्स होगा 2004 में यह IUPAC नाम के द्वारा बताया गया कि हमारा जो फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो कर देंगे, ई को ओ में बदल देंगे, फ्लोरिडो। और निगेटिव आयन होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निगेटिव होगा तो उसमें 8 शब्द का प्रयोग करेंगे, कोबाल्टेट 3rd आयन। अब हम ध्यान देंगे इसका कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो पहले हम जानेंगे कि कोबाल्ट 3rd हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट 27 हो गया तो यह हो जाएगा आर्गन 3D और 4s2, तो 4s2 18 2 20 और 7 27, तो आर्गन 3D7 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। और जब कोबाल्ट +3 का करेंगे तो यह हो जाएगा आर्गन, और यह 3D6 और 4s0। S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इस D ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग हम D ऑर्बिटल में दिखाएंगे। तो जरा देखिए D6 का, यहाँ D6 का स्प्लिटिंग, तो ऑर्बिटल में जैसे 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा DXY, DXZ, DYZ, DX² Y², आई हो जाएगा DZ²। और स्प्लिटिंग जब होगा यहाँ पर
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 होगा d ऑर्बिटल और यहाँ पर 2 होगा, तो यह हो जाएगा dxy dxz dyz, यह हो जाएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा dz स्क्वायर। तो नीचे वाले को हम T2G बोलेंगे और ऊपर वाले को EG बोलेंगे। EG इसलिए कि यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल है, हाई, चूंकि वह तो एक्सिस पर लिगेंड्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर जो फिगर में बताए थे, तो हायर एनर्जी लेवल हो जाने के कारण यह EG ऊपर चला जाएगा और T2 नीचे चला जाएगा। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि यहाँ पर डेल्टा 0 ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए O से लिखते हैं, और यहाँ पर डेल्टा 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा 0 को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा 0 हो गया। अब कहता है कि इसके नीचे का मान आता है 0.4, 0.4 का मतलब हुआ 2/5, 2/5 डेल्टा 0, ये एक्सपेरिमेंटली मान निकाला गया है, और इसके डेल्टा 0 के ऊपर का मान आता है प्लस 0.6 यानी 3/5 डेल्टा 0 का मान होगा। इस मान को याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। अब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है, आसानी से आप बना दीजिएगा। तो बराबर याद रखिएगा कि ये डेल्टा 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है ये नीचे है, इसलिए माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज है, इसमें माइनस 0.4 मान आया है और इसका मान प्लस 0.6 आया, यानी 3/5 डेल्टा 0 और 2/5 डेल्टा 0 का मान आया है एक्सपेरिमेंटली, प्रयोग के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड होने के कारण इसमें हुंड्स रूल का प्रयोग होगा, जैसे 1 2 3, इस पर 4 5 और 6। तो हमारा इसमें T2G में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4 और EG में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हमारा डेल्टा 0 का मान अगर निकालना हो, या लो स्पिनिंग में इलेक्ट्रॉन में अगर लो स्पिनिंग नीचे वाले में डेल्टा 0 का मान निकालना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा 0 बराबर, अब देखिए इसका मान है -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, अब प्लस पेयर कितने हैं, 1 पेयर है, तो 1p कर देंगे। यहाँ पर हम लोअर एनर्जी लेवल में निकालेंगे तब, और जब हायर एनर्जी लेवल में निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा, यह लोअर एनर्जी लेवल नीचे का है, और हायर एनर्जी लेवल में जब निकालेंगे डेल्टा 0 का मान, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, और यहाँ पर तो कोई पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इसका मान हम इस तरह से निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 1.2। इस तरह से मान हम डेल्टा 0 का मान निकाल लेंगे CFC के द्वारा। तो हमारा यह वीक लिगेंड के लिए हुंड्स रूल का प्रयोग करेंगे और इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डाल देंगे, और डेल्टा 0 का मान हम इस आधार पर हम निकाल लेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें दिया रहता है, इस तरह से हम बना लेंगे। अब चलिए हम आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए यह जो मान होगा उसमें हुंड्स रूल का प्रयोग नहीं होगा, हुंड्स रूल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में एक हम उदाहरण दे दें, CONH3 का होल 6 3+। तो देखिए अमोनिया हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पहले इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालेंगे, X + 6
इंटू 0 बराबर +3 और x बराबर हो जाएगा +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। अब इसका IUPAC नाम जब निकालेंगे तो इसका लिखेंगे हेक्साएमीन, चूंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में 3rd लिख देंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd। अब स्प्लिटिंग निकालेंगे इसमें, तो पहले स्प्लिटिंग निकालने के पहले हम कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, जैसे आर्गन, उसके बाद 3D4S, तो 4S2 का 18 2 20 और 7 27 हो गया। तो यहाँ पर कोबाल्ट +3, तो यह तो आर्गन हो जाएगा और 3D से 1 इलेक्ट्रॉन और 4S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चूँकि +3 है तो हमारा 3D6 हो गया। तो 3D6 से या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्प्लिटिंग के d ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। तो बाहरी कक्ष में 3D6 यानी d में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका स्प्लिटिंग हम दिखाएंगे। तो स्प्लिटिंग दिखाने में उसी तरह से करेंगे कि d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा dxy, dxz, dyz, dx² y² और dz²। देखिए इसका स्प्लिटिंग अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, dxy, dxz, dyz, और यहाँ 2 हो जाएगा, dx² y² और dz²। और इसकी जो एनर्जी होगी यहाँ हमारा डेल्टा 0 हो गया। इसके नीचे का जो मान होगा वह -0.4 और इसका होगा +0.6। यह मान हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए अमोनिया चूँकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, इसमें D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 भरेंगे। अब हमारा लोअर एनर्जी लेवल, जैसे ये जो समान या एनर्जी लेवल वाले d ऑर्बिटल थे, लेकिन लिगेंड्स के और कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन बनने के कारण, बॉन्ड्स बनने के कारण या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण यह d ऑर्बिटल 2 भागों में बट गए, जिससे नीचे वाले भाग को हम T2G बोलेंगे और ऊपर वाले भाग को Eg बोलेंगे। एक्सपेरिमेंटली डेल्टा 0 का मान, चूंकि वह ऊपर है प्लस है 0.6 होगा और नीचे है -0.4 होगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो हुंड्स रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। या 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे 1 2 3 4 5 6 ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो ऑक्टाहेड्रल में T2G में ही सभी इलेक्ट्रॉन्स पहले भर जाएंगे और रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा तब जाके Eg में भरेगा। लेकिन वीक लिगेंड्स जब होंगे तो T2G में इलेक्ट्रॉन्स के बाद Eg में भरेंगे और तब वह पेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो अमोनिया यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमने भर दिया। तो इसमें T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। फिर हम इसका डेल्टा 0 का मान अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा 0 का मान, इसका मान है -0.4, इसका मान हो गया -0.4 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है और प्लस इसमें कितने पेयर है 1 2 3 पेयर है तो यह 3p हो जाएगा, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो यह मान हो जाएगा 2.4 माइनस 2.4 प्लस 3p। इस तरह से डेल्टा 0 का मान हम निकाल लेंगे। क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाए कि D6 के लो स्पिन में डेल्टा 0 का मान यानी हमारा
डेल्टा जीरो कहता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निकालिए, तो देखिएगा कि यह नीचे का मान -0.4 है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे गुना कर देंगे और जितने पेयर है, 3 पेयर है तो 3 पेयर को हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा यह न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड और हमारा दिल्ली बोर्ड, सभी बोर्डों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको माइन्यूटली देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब हम देखते हैं इसी का जस्ट उल्टा होगा टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल में देखते हैं क्या होता है टेट्राहेड्रल के लिए। अब टेट्राहेड्रल में यही बात उलट जाएगी, जो ऑक्टाहेड्रल की जो बात है वह बात टेट्राहेड्रल में उलट जाएगी। जैसे टीडी के लिए तो यहाँ 1 2 3 4 5 यह हो जाएगा DXY DXZ DYZ DX² YZ DZ²। इसका स्प्लिटिंग जब हम दिखाएंगे, स्प्लिटिंग, तो नीचे 2 ऑर्बिटल होंगे, d ऑर्बिटल नीचे होंगे और ऊपर हो जाएगा यह 3 ऑर्बिटल, इस तरह से। अब देखिए, अब उसमें ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे था, यह EG अब नीचे हो जाएगा और T2G ऊपर की ओर हो जाएंगे और बीच का जो भाग होगा वह डेल्टा, हमारा टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा T से सूचित करेंगे। अब हमारा यह डेल्टा T क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कहलाएगा। अब वह मान उलट जाएगा, जैसे नीचे उसमें था ऑक्टाहेड्रल में -0.6 तो यह हो जाएगा +0.4, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, -0.6 होगा। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे भरेगा और नीचे भरने के बाद तब ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जब वीक लिगेंड्स होंगे तो एक एक करके ऊपर और नीचे EG और T2G में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जाने, एक बार नट सेल में इसको जान लेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो 1930-32 में बेथे और वान वलेक ने इसको रिपोर्ट किए, यानी इनके प्रणेता थे। इन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक होंगे, पहला पॉइंट। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डाईपोल होगा, द्विध्रुव होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनेंगे उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग यानी विपाटन के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जब 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे तो उसमें T2G नीचे इलेक्ट्रॉन्स भरेगा तब जाके ऊपर भरेगा। लेकिन जब वीक लिगेंड्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के अनुसार पहले नीचे T2G में, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे T2G और यहाँ पर EG है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में अगर 6 लिगेंड्स भरना हो, 6 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो 1 2 3 4 5 6। अगर यही वीक लिगेंड्स में होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हुंड्स रूल का प्रयोग होगा। T2G और EG, तो T2G जो है DXY DXZ DYZ को बोलेंगे और EG बोलेंगे DX² Y² DZ² को बोलेंगे। और इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आसानी से आपको बन जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बात यह समझ में आपको आ गई होगी। थैंक यू।